डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे संविधान के संबंध में, और संविधान के संबंध में आज का अपना जो नया चैप्टर होगा वो होगा नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व की जो प्रारंभिक बातें हैं उनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36-51 के बीच में है। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर। और अब अपन बात कर लेते हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व है क्या। यानी कि नीति निर्देशक तत्व अपन कहेंगे किसे, यानी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए एक प्रकार से सभी को समानता पर आधारित अपने समाज के निर्माण के लिए और उनके विकास के लिए सभी को एक प्रकार से समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस नीति निर्देशक तत्वों को अपने संविधान के अंदर जोड़ा गया है। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, या अपन कह सकते हैं कि जो अपन लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर रहे हैं उसको साकार रूप देने के लिए और एक प्रकार से समानता पर आधारित अपने समाज के निर्माण के लिए और अपने उस समाज के विकास के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करना ही इस मूल अपने जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका मूल उद्देश्य है। और जो बातें बता दी कि इसके भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में दिया हुआ है। और नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के अगर अपन बात करते हैं तो विभिन्न आर्टिकलों में इनकी व्यवस्था की गई है 36 से 51 के मध्य में। इसका जो मूल उद्देश्य वो है एक प्रकार से स्वास्थ्य के संबंध में, सामाजिक समता की स्थापना के लिए, राज्य में एक प्रकार से अनुसरणीय नीति की स्थापना के लिए इसकी व्याख्या की गई है। अब देखते हैं अपन जो अपने आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके संबंध में। तो संविधान के अनुच्छेद 39 के अंदर राज्य को एक आर्थिक सुरक्षा, या अपन कह सकते हैं आर्थिक सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। आर्थिक सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि एक प्रकार से चाहे पुरुष हो या महिला हो, भारतीय नागरिकों को समान जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी कि चाहे महिला हो या पुरुष सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। यानी सभी को, यानी अपने जो नागरिक हैं चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, आजीविका के लिए पर्याप्त मात्रा में उनको संसाधन प्राप्त करने का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। और समुदाय के जो भौतिक साधन हैं उनके स्वामित्व के संबंध में भी इसके अंदर बात की गई है। साथ में अगर अपन बात करते हैं जो संपत्ति जायदाद के संबंध में है तो उसके केंद्रीकरण होकर एक प्रकार से सार्वजनिक हितों में उनको लगाया जाना चाहिए। और साथ ही अगर अपन इस क्षेत्र में अगर अपन बात करते हैं श्रमिकों के बारे में, तो पुरुष और जो महिला हैं उनके स्वास्थ्य की और तथा उनकी जो शक्ति है, उनके एक प्रकार से जो बालकों की जो सुकुमार अवस्था होती है उनका आर्थिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यानी कि एक प्रकार से महिला स्त्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है और जो बालक होते हैं, जो उनकी पढ़ने की एज होती है जिसको सुकुमार अवस्था बोला गया है, उसका एक प्रकार से आर्थिक आधार पर उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातों का उल्लेख है वो अपने को आर्टिकल 39 में मिलता है। साथ में अगर अपन बात करते हैं 40 में, तो 40 था वो अपने इस पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। और 41 के अंदर, यानी 40 है वो किससे था, पंचायती राज से, पंचायती राज व्यवस्था से था। बाद में संशोधन कर आपको बताया था अपने 1992-93 में जो 11वीं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसके संबंध में आपको विस्तार से बता चुका हूं। 41वें संविधान संशोधन की बात 41वें अनुच्छेद की अगर अपन बात करते हैं तो राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत इस बात का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सके, रोजगार पा सके और शिक्षा प्राप्त करने में उनको जो एक प्रकार से पर्याप्त मात्रा में सहायता मिलनी चाहिए। साथ में जो वृद्धावस्था, जो बूढ़े लोग होते
होते हैं उनकी सहायता किस प्रकार से की जाए, जैसे वृद्धावस्था में पेंशन आती है और आती है, अंगहीन होते हैं उसके लिए सार्वजनिक किस प्रकार से सार्वजनिक रूप से सहायता की जाए। तो इस प्रकार की बातों का उल्लेख है वो किस में है, आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 42 की अगर अपन बात करते हैं तो राज्य के लिए ये व्यवस्था की गई है कि राज्य है वो एक प्रकार से जो मानव उचित हो और उनकी दशाओं मानव उचित दशाओं का ऐसा प्रबंध करेगा कि वह किसी भी स्त्री को प्रसूता अवस्था में उनको कार्य नहीं करना पड़े। ये एक मानवता के नाते कह सकते हैं या यथा जैसा उचित होता है, यानी कि जो भी महिलाएं होती हैं काम करने वाली होती हैं और होती हैं तो उसमें एक प्रकार से प्रसूता अवस्था के दौरान उनको कुछ समय के लिए छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपने बच्चे का अच्छी तरीके से भरण पोषण या पालन पोषण कर सके। पहले ये 6 महीने की थी, वर्तमान में इसको बढ़ाकर 2 वर्ष तक कर दिया गया है। ये अपने को क्या रखना है ध्यान में, यानी प्रसूता अवस्था में महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, वो किस में किया गया है, आर्टिकल 42 में किया गया है। यह अपने को ध्यान में रखना है। 43 में अगर अपन बात करते हैं तो राज्य कानून द्वारा आर्थिक संगठनों तथा उनके अन्य किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था लगी हुई हो जिसमें श्रमिकों में अपने जीवन निर्वाह के लिए यथाउचित वेतन भत्ता मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, इस प्रकार की जो बात की गई है वो किस आर्टिकल में की गई है, 43 में की गई है। साथ में अगर अपन बात करते हैं इसमें 44 में, तो 44 के अंदर जो अपने देश के सभी नागरिक हैं उनके लिए एक प्रकार से समान आचार संहिता का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 44 में अपने नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए समान आचार संहिता का उल्लेख दिया हुआ है, यानी समान आचार संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में है, 44 में। और 45 अनुच्छेद है वो शिक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 45, यानी कि जो एक प्रकार से 14 वर्ष से नीचे की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा वह अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद जो 46 है उसके अंदर जो राज्य है उनके जनता के जो पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसको अपन SC ST बोलते हैं, उनके लिए विशेष आर्थिक हितों की या शिक्षा के बारे में उसके लिए विशेष प्रयत्न किया गया है, उनको कुछ विशेष देने का, ताकि वो भी एक प्रकार से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वो भी एक प्रकार से सामान्य धारा में आ सके, या अपन कह सकते हैं कि एक अपने समाज में इक्वल की स्थिति में आ सके, ये पिछड़ी हुई अवस्था में ना रहे। और अगर अपन बात करते हैं 47 की, तो 47 में ये अपना राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य होगा कि लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की विकास के संबंध में प्रयास किया गया है, जैसे राज्य है औषधि का प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त ऐसे मादक पदार्थ होते हैं जो नशीले पदार्थ होते हैं उनको रोकने का प्रयास किया गया है। यानी आर्टिकल 47 में मादक पदार्थों का निषेध की बात की गई है, मादक पदार्थों कि निषेध की बात कही गई, यानी जो नशीले पदार्थ हैं उस पे एक प्रकार से रोक की बात आती है, राज्य उसको प्रतिबंधित करेगा, वो किस आर्टिकल के अनुसार करेगा, 47 में करेगा। तो ये कुछ आर्टिकल थे जो आज मैंने आपको बताया। इसके बाकी के बचे हुए आर्टिकल हैं वो बताऊंगा मैं आपको आगे की नेक्स्ट कक्षा में, क्योंकि आज ये फिर काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।